आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत फुलपरास से खबर सामने आई कि वहाँ एक गांव है नरहैया। उसी गांव का एक सखुआ कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान को लेकर के एक विवाद सामने आया है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर बिहार सरकार ने एक आवासीय विद्यालय अलॉट कर दिया है, जिसको लेकर के लगातार मीडिया में खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कब्रों को खोद करके वहाँ से निकाल दिया गया, कहीं और रख दिया गया। तरह तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खबरें निकल कर के वहाँ से अभी तक सामने आई है, उसके अनुसार वहाँ कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 55 लोग नामज़द हैं, लगभग 250 से ज़्यादा अज्ञात लोग शामिल हैं। ऐसे में तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अभी जो है नज़र आलम साहब हैं। ये भी वहाँ पहुँचे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम बिदारी कारवां के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप तमाम लोग अक्सर इन्हें देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। ये लगातार लोगों के लिए जो है अपनी मौजूदगी कहा सकता है, लोगों के बीच अपनी मौजूदगी पेश करते हैं और अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इस मामले का कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। अभी आज ये फुलपरास के लिए निकले थे, अभी हमारे कार्यालय में हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जब ये वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ हालात देखे और क्या कुछ इस पर जो है आने वाले वक़्त में ये करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या कुछ हुआ जब आप फुलपरास पहुँचे तो? देखिए, मुझे तो 3-4 दिन पहले ही जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति गुफरान साहब, जो उम्र-दराज़ भी हैं, उनकी गिरफ़्तारी की खबर मिली मुझे, तो मैं वहाँ जा कर के क्या सच्चाई है, वो जानने की कोशिश की। एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वो कब्रिस्तान नहीं है और मकामी लोगों का कहना है कि वो कब्रिस्तान है और आज से नहीं, बल्कि 1967 में भी उन लोगों को ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए ही लिख कर के दिया गया और 1989 में भी दिया गया। लेकिन बावजूद इसके एक समुदाय को टारगेट करके नामज़द अभियुक्त बनाया गया, दर्जनों लोगों को और 200 से अधिक लोगों को अज्ञात में शामिल किया गया। दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार की सरकार है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं और फिर एक विशेष समुदाय के लोगों को इनके नेता के ज़रिए टारगेट किया जा रहा है। और कहीं न कहीं मोदी मॉडल, योगी मॉडल भी बिहार में नीतीश कुमार के राज में लागू होता दिख रहा है, क्योंकि अभी पूरे भारत में वक्फ का मामला छिड़ा हुआ है और ऐसे हालात में दरभंगा, मधुबनी के कई जगहों पर मामला बड़े पैमाने पे छिड़ गया है। यही बिस्फी मधुबनी ज़िला में पड़ता है, जहां एक विवादित समाज को बांटने वाला सांप्रदायिक शक्ति विधायक आंदोलन करके शिक्षा का मंदिर जहां बनना था उसको रुकवा देता है। और दूसरी तरफ इसी मधुबनी ज़िला के फुलपरास के नरहैया बाज़ार में कब्रिस्तान की ज़मीन के बचाव के लिए लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको मारा जाता है, बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करके महिलाओं को मारा गया, जेल में डाला गया। तो हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि कहाँ है आपका ज़ीरो टॉलरेंस, कहाँ है न्याय और कहाँ है आपका सुशासन। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है और मैं तो नीतीश जी से ये कहना चाहता हूँ कि जिस नेता को ये अपना राइट हैंड बता रहे हैं, जिसके गांव के बूथ पर 2 वोट नहीं पड़ता है, बल्कि लोगों ने आश्चर्यतापूर्वक मुझे बताया कि उनके बूथ का अगर डिटेल निकाला जाए, जहां से वो नेताजी आते हैं, राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, उनको 8 वोट से ज़्यादा आज तक जदयू को नहीं दिला पाए। और ऐसे लोग योगी मॉडल पे काम करेंगे और वो भी मिथिलांचल में, तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार के सुशासन पे ये बड़ा तमाचा है और इससे बचना होगा। जिनको टारगेट कर रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय झा जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं जेडीयू के, तो लगातार उनका प्रमोशन ही हो रहा है पार्टी में। अगर आप देखिए तो एक शुरुआती वक्त से देखिए, चुनाव हारते हैं फिर भी वो सदन में रहते हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल इतना अगर किया जा रहा है किसी व्यक्ति के लिए, तो कोई ना कोई बात तो होगी। नहीं, तो सीधा है ना कि नीतीश कुमार जी एक तरह से अब रिटायरमेंट की कगार पे हैं और वो एक तरह से हाईजैक हो चुके हैं 2-3 लोगों के ज़रिए। अभी मैंने न्यूज़ ही में देखा कि अल्पसंख्यक मंत्री को ये कार्यकारी अध्यक्ष डांट करके सिर्फ इसलिए भगाते हैं कि आप मुसलमानों की बात नहीं करें, आप हमारे ज़िला की बात नहीं करें। एक ऐसा राज्यसभा सांसद, उसी की पार्टी की मंत्री है जिसके ज़रिए ये सारा सांप्रदायिक शीला मंडल, एक सांप्रदायिक रंग दिया गया कि वो कब्रिस्तान की भूमि नहीं है, वो सरकार की भूमि है, गैर मजरूआ ज़मीन है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो गैर मजरूआ ज़मीन है, तो क्या आप उसको बुलडोज़र चला देंगे?
यहाँ हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में गैर मजरूआ ज़मीन पे बेबस बेसहारा दलित पसमानदा समाज आज भी अपना घर बसा करके रह रहा है। लेकिन उस जगह पे जहाँ मुर्दा दफन होता हो, लाश दफन किया जाता हो, उस पर आप बुलडोजर चलाने चले गए हैं। और वो भी सुशासन बाबू के नेता जो 2 वोट नहीं दिलवा पा रहे हैं और नीतीश कुमार हाईजैक हुए हैं। वो मंत्री शीला मंडल, जिसको यही नेताजी ने पार्टी में जगह दिया, मंत्री बनाया और एक षड्यंत्र के तहत वहाँ मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह का पूरा जाल बुना गया। मुझे लगता है कि मंत्री के दबाव में या राज्यसभा सांसद के दबाव में वहाँ की स्थानीय प्रशासन भी काम कर रही है। मैं नीतीश कुमार जी से पहले भी पत्र के माध्यम से यहाँ मधुबनी डीएम को मैंने दिया है कि आप इसको अविलंब रुकवाएं और जो कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हुई है उसको भी करवाएं। अगर आप वाकई सुशासन बाबू हैं, आप कहते हैं कि मैं समाजवाद का टैग लगा के दुनिया से जाना चाहता हूं, तो फिर ये योगी मॉडल को बंद करें। और ये जो 2-4 वोट की भी जिसकी औकात नहीं है, मुसलमानों को ठेंगा दिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का इससे बुरा दिन नहीं आएगा। और जिस धर्रे पे ये चल रहे हैं 2025 में 20 सीट पे भी ये सही से टिक नहीं पाएंगे। बात करें अगर नीतीश कुमार की, तो लोग कहते हैं अक्सर कि मुसलमानों का बड़ा जुड़ाव रहा है उनके साथ। और शुरुआती वक्त में नीतीश कुमार जी भी अक्सर ये कहते हैं कि भैया हम तो मुसलमानों के लिए ये किए वो किए। लगभग 12,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने की बात भी उन्होंने एक बार कही थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद अचानक नीतीश कुमार में इस तरह का बदलाव, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी इफेक्ट है? बिल्कुल है। देखिए, जो नीतीश कुमार 2005 वाले थे वो अभी नहीं हैं। अभी आप देख लीजिए कि सत्ता के लालच में आज आप सीधा सीधी इस बात को समझ लें कि जो भाजपा बिहार में 3 सीट की औकात नहीं थी, आज वो सत्ता की दावेदारी कर रही है। उसका दोषी कौन है? सीधा सीधे नीतीश कुमार जी हैं। लालू प्रसाद यादव ने कभी सांप्रदायिक शक्ति से समझौता नहीं किया और आज की तारीख में भी वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं। इन्हीं की सरकार में मैं मानता हूँ कुछ काम मुसलमानों का हुआ है, लेकिन मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। सीतामढ़ी से इनके एक सांसद जीते हैं, उसने कहा कि मैं मुसलमान यादवों का काम नहीं करूँगा। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे रिजल्ट है, आप देख लीजिए मुसलमानों ने उनको कितना वोट दिया है। यही संजय झा लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी वेबसाइट पे देख लें मुसलमानों ने कितना वोट दिया। लेकिन ये कहकर भगा देना कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का सुशासन फेल हो चुका है। और ये जो 2-3-4 लोग हैं, बल्कि इन लोगों पे आरोप भी लगता है, संजय झा पे भी लगता रहा है, सप्लायरों का राज बना दिया इन्होंने, हत्यारों का राज बना दिया, भ्रष्टाचारियों का राज बना दिया। तो हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि क्या वो यही टैग लेकर के जाएंगे? बलात्कारियों का राज, भ्रष्टाचारियों का राज, सप्लायरों का राज, हत्यारों का राज। आज आप देख लीजिए कि हम जैसा लोग भी घर से निकलने में सोचता है किसको किधर से गोली दाग देगा, कहीं से लोग सुरक्षित नहीं हैं। आप पुलिस को पैसा दीजिए, केस से बच जाइए। लेकिन एक विशेष समुदाय, अभी जाले मधुबनी लोकसभा में ही पड़ता है, जाले विधानसभा, वहाँ भी संजय झा ने सिर्फ इसलिए मुसलमानों को टारगेट करके जेल में डलवाया और परेशान किया। आज भी वो मुकदमा चल रहा है। कैसे, मतलब संजय झा को आप टारगेट कर रहे, किस बिना पर? क्यों नहीं? आप बताएं कि इनका एसपी कहता है कि राजद का वोटर है, जो दरभंगा में एसपी करा वही चीज़ मधुबनी में बात आ रही है कि राजद के वोटर्स हैं, उनको कैसे कब्रिस्तान दे देंगे हम, गैर मजरूआ ज़मीन है। तो कथनी करनी में फ़र्क है। एक राज्य में 2 कानून तो चलेगा नहीं ना। आप देखिए कि मधुबनी लोकसभा में केवटी विधानसभा में भी गिरफ्तारी होती है चुनाव के दिन, उसमें इन्हीं के एसपी का बयान आता है कि जो वोटिंग के दौरान पकड़े जाते हैं उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ देना है। तो केवटी में आपने छोड़ दिया, जाले में आपने 200 लोगों पे मुकदमा कर दिया। तो इस तरह का जो खेल चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो भी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं। और अगर ये 2 वोट 8 वोट के जो अपने को मालिक बने हुए हैं, जदयू में नीतीश के बाद सेकेंड मैन की भूमिका निभा रहे हैं, वैसे लोगों से नुकसान पहुँच रहा है। आप माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनाते हो जमा खान को, और आप डांट करके भगाते हो कि मुसलमानों की बात नहीं करो, आप मधुबनी की बात नहीं करो, तो वो किसकी बात करेगा भाई बताइए? तो आपने नतमस्तक जो सियासी चेहरा है उसको ला करके अगर आप चाहेंगे कि बिहार में परिवर्तन हो और हम समाजवाद का टैग लेकर के जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सोच नीतीश जी को बदलनी होगी और पॉजिटिव आना होगा। और इस लड़ाई को जो अभी नरैया बाज़ार की है, मैं
पूरी तफसील लेकर के आया हूँ। वहाँ के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये आज नहीं, पूर्वज के ज़माने से कब्रिस्तान है, अगर स्कूल ही बनाना है तो बहुत जगह है, आप वहाँ बनाइए। लेकिन एक टारगेट करके अब शीला मंडल का कहना है कि अगर हम यहाँ नहीं बनाएंगे तो अमित शाह जी नाराज़ हो जाएंगे, और अमित शाह के कहने पे जो है हमारे राज्यसभा सांसद साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो ये जो एक तरह से नीतीश का सुशासन है जहाँ भाजपा का वर्चस्व है, तो ये तो नीतीश कुमार को सोचना है कि हम अपनी पार्टी को कैसे बचाएं और ऐसे भाजपा के एजेंट को पार्टी से कैसे निकालें। अच्छा, अगर बात करें बहुत सारे नेता, आपने भी कहा लालू यादव जी के बारे में ज़िक्र किया कि आज भी उनके अंदर जो समाजवाद है वो ज़िंदा है। कल मैं फिर वहाँ गया हुआ था और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे भी लगा कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, ये प्रशासन और कहीं न कहीं जो कब्रिस्तान का मामला है वो ज़मीन का मामला है। ऐसे में कल राजद पार्टी से कारी शोएब एमएलसी हैं, वो गए हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि राजद की भूमिका फिर भी इस देश में, इस सूबे में, बिहार में जो है वो एक पॉजिटिव है मुसलमानों को लेकर के? बिल्कुल है। देखिए, राजद की तो मजबूरी भी है, चूँकि इनका वोट बैंक ही मुस्लिम बड़ी संख्या में है, तो इनकी तो मजबूरी भी है कि इनको फ्रंट में रहना भी होगा। और आने वाले दिनों में अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के चेहरा बनते हैं तो मुझे लगता है कि और भी पॉजिटिव काम करने की ज़रूरत है। लेकिन लालू प्रसाद के रहते मुझे नहीं लगता कि सांप्रदायिक शक्ति को बिहार में जगह मिलेगी। लालू प्रसाद के ज़माने में बिहार में सांप्रदायिक ताकत की एंट्री नहीं होती थी, घुसने से पहले 10 बार सोचते थे। तो लेकिन आज के डेट में क्या है, खुद मुख्यमंत्री जी जो है मोहन भागवत के साथ स्टेज शेयर करते हैं। तो नीतीश जी के भी करनी और कथनी में फ़र्क है कि एक तरफ आप समाजवाद की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आप उस ताकत को ज़मीन पर, आप पहले गुंडा मेरे घर में भेज दीजिए, आप फिर कहिएगा मैं बचाऊंगा, ऐसा कैसे होगा? आपने तो घर घर सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा दे दिया और आज वो सर पे चढ़ के डांस कर रहा है। आप बताइए, जिस विधायक के कहने पे वो सौथू में रोका गया, शिक्षा का मंदिर बनना था, वहाँ कैसे काम रुका हुआ है? मधुबनी प्रशासन किसके दबाव में काम कर कहते रहा है? कि मुख्यमंत्री को भी रेबे कर दिए। हाँ, तो वो तो है ही। ये तो यही तो बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जी क्या सत्ता के लोभ में अब गाली सुनेंगे अपने जो उनकी पार्टी है एनडीए अलायंस की, क्या अब उसके विधायक की इतनी औकात हो गई कि नीतीश कुमार को रेबे करे, इनके जिलाधिकारी को रेबे करे? जिला प्रशासन पे भी सवाल है कि नीतीश कुमार ने के जो इसमें ये आदेश हुआ कि वो वहाँ बिल्डिंग बने, स्कूल बने, वहाँ बच्चों की शिक्षा हो, उसको आखिर विधायक के किस आदेश पर रोक दिया गया? ये तो मधुबनी प्रशासन सवाल के घेरे में है। और यही चीज़ वो जो कब्रिस्तान पे ज़बरदस्ती स्कूल बनाने के, वहाँ भी मधुबनी प्रशासन घेरे में है। तो हम पूछना सीधा सीधी नीतीश कुमार से सवाल है, क्योंकि अब इनके यहाँ मुस्लिम मंत्री की भी कोई वैल्यू नहीं है। संजय झा चाहेंगे तो मुसलमानों का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। विजय चौधरी एक सेकुलर चेहरा के तौर पे समस्तीपुर से आते हैं, जिनको जाना जाता है। इन दिनों उन्होंने भी भाजपा का जो है दामन थाम लिया कहीं ना कहीं अंदर खाने से। उनके भी बहुत करीबी लोगों की हत्या हुई, आज तक वो विजय चौधरी ने नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं जो ये सुशासन की सरकार थी वो इन दिनों भाजपा के आगे नतमस्तक है। और मैं तो नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके रहते बिहार नहीं बचा तो मुझे लगता है कि आपके सुशासन के लिए भी बड़ा बदनुमा दाग होगा ये। चलिए, तो ये हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष थे। इन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि ये मौके पर पहुँचे जहाँ पर ये मामलात हुआ, और वहाँ जाने के बाद इन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि ये मामला किसी भी तरीके से कोई हिंदू मुसलमानों का नहीं है। ये मामला सीधे तौर पर प्रशासन का है, जिन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर एक ऐसी कहा सकता है बिल्डिंग, एक ऐसे निर्माण का मामला रख दिया है जो किसी भी तरीके से मंजूर नहीं किया जा सकता है। अगर आप सीधे तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कोई शमशान घाट है और उस शमशान घाट पर कोई जा करके ये कहे कि हम स्कूल निर्माण करना है, हमें स्कूल निर्माण करना है, तो क्या ये बात किसी उस समाज को कबूल होगा जहाँ जिसका शमशान घाट है और किसी ने किसी को दफन कर रखा हुआ है? वहाँ पर इस तरह के मामलात का आना यकीनी तौर पर बिल्कुल भी कबूल करने के लायक नहीं है। नीतीश कुमार की बात करें तो वो अपने आप को एक सेकुलर नेता के तौर पर बताते हैं। पूर्व में उनके किए गए कार्यों के बारे में मुसलमान भी कहा सकता है अक्सर मिसाल दिया करते हैं कि नीतीश जी ने ये किया, वो किया। लेकिन क्या वजह है कि नीतीश कुमार के राज में ही उनके मंत्री के द्वारा, उनके सांसदों के द्वारा ही प्रशासन को दबाव में डाला जा रहा है? क्योंकि ये हमारा इल्ज़ाम नहीं है, ये लोग कह रहे हैं और लोगों ने तो बड़े-बड़े आरोप लगा दिए हैं। आपने देखा पिछली बार जब मोहम्मद गफरान से हमारी बातचीत हुई तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने ये इल्ज़ाम लगाया कि संजय झा जी ने उन्हें दुत्कार दिया ये कह करके कि तुम मुसलमानों ने तो वोट ही नहीं दिया था, फिर हम तुम्हारा कार्य कैसे करें? और फिर इस बयान के देने के बाद जब हम
वीडियो को लगाते हैं और कुछ ही घंटों के बाद हमें ये खबर मिलती है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी इस बिना पर कर ली गई है कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ साजिश रचने का कार्य किया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले वक्त में प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ कार्रवाई करती है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस पूरे मामले को किस तरह से संज्ञान में लेते हैं। रही बात ऑल इंडिया मुस्लिम इदारी कारवां का और उनके अध्यक्ष का, तो नजर आलम साहब ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन को पूरी सूचना दे दी है, पूरे मामलात के बारे में बता दिया है। हम ये उम्मीद करते हैं बिहार के मुखिया से कि वो अपने इस वक्त में, जब वो राजनीति के कहा सकता है कि आखिरी वक्त से गुजर रहे हैं, ऐसे में कम से कम जब वो जा रहे हैं उससे पहले वो ऐसा काम करके जाएंगे कि समाज में उनके लिए अच्छी ही बातें होती रहे, ना कि कोई ये कहे कि हमारे बुजुर्गों के कब्रों को उखेड़ करके वहाँ पर एक स्कूल का निर्माण किया गया। शायद ही ऐसी सरजमीन पे शिक्षा जो है लोग हासिल भी कर पाएंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।